नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एनसीईआरटी की 12th वाली जो किताब है समकालीन विश्व राजनीति, आज उस पर जितने भी उसके चैप्टर्स हैं 7 चैप्टर, उन सभी को आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। करीब 70 के आसपास एमसीक्यूज हमने लिए हैं। मेरा आग्रह है क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक ही क्लास में ये कंप्लीट किताब 7 के 7 जो चैप्टर हैं वो हमारे आज समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो अध्याय है वो है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि शीत युद्ध और शीत युद्ध के समापन का जो घटनाक्रम है वो इसमें बताया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटनाक्रम शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की दीवार, मार्शल योजना, अफगानिस्तान में सोवियत संघ का आक्रमण। वैसे शीत युद्ध का जो घटनाक्रम है हम सभी जानते हैं 1945 से 1991 तक रहा है, और इस अवधि में बहुत सारे घटनाक्रम घटित हुए हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य का जो एक वैचारिक संघर्ष था, द्विध्रुवीयता जिसे बोलते हैं, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का जो संघर्ष था, नाटो सीटो सेंट्रो एक तरफ थे, वार्सा पैक्ट दूसरी तरफ था, एक तरफ ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना दी जा रही थी, और दूसरी तरफ जो है सोवियत संघ के द्वारा पूर्वी यूरोप के देशों में, मध्य एशिया के देशों में अपने प्रभाव का विस्तार किया जा रहा था। तो काफी सारे संकट उस समय देखे गए थे, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रतीक है वो किसे मानना है? और चूंकि एनसीईआरटी वाली किताब में से हमने ले रहे हैं क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी में जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें उन्हीं को यहाँ पर देखना है, उन्हीं का हमें यहाँ पर जिक्र करना है। तो क्यूबा मिसाइल संकट निश्चित रूप से तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता था। 1962 में आया ये। बर्लिन की जो दीवार है जो कि 1961 में बना दी गई थी, 1961 में, और 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। तो ये माना जाता है कि बर्लिन की दीवार, जिसके माध्यम से जर्मनी के दो हिस्से, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी कर दिए गए थे, ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। जब ये दीवार गिराई गई 1989 में, तो माना गया कि शीत युद्ध के समापन की एक प्रारंभिक शुरुआत हो गई, और उसके बाद 91 में जब यूएसएसआर का सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसी के साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया। मार्शल योजना जो है 1947 में जब मार्शल योजना का प्रस्तुतिकरण हुआ था, यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए थी, अमेरिका के द्वारा प्रस्तुत योजना थी। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का आक्रमण 1979 में हुआ, जहां से दितांत समाप्त हुआ था, तनाव शैथिल्य समाप्त हुआ था, और दूसरा यह नया शीत युद्ध जो है वो शुरू हो गया था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बर्लिन की दीवार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरा दी गई? तो 1989 में बर्लिन की दीवार जो है वो गिरा दी गई थी। ध्यान रखना है 61 में बनाई गई, 1989 में गिरा दी गई थी। जर्मनी का जो विभाजन है वो 1949 के अंतर्गत कर दिया जाता है, जिसमें जीडीआर जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और एफआरजी फेडरल रिपब्लिकन ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी का पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के प्रभाव में, जर्मनी का पश्चिमी हिस्सा जो है अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्र हैं उनके प्रभाव में आ गया था। वो 1949 की घटना थी। बर्लिन की दीवार जो है 1961 में बनाई गई थी। ठीक है, 89 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कारण कथन का क्वेश्चन है, सोवियत संघ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में थी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ की जो व्यवस्था है वो साम्यवादी व्यवस्था कह लीजिए, या उससे पैरेलल जो है समाजवादी व्यवस्था है, जिसमें कि कमांड इकोनॉमी हुआ करती है। राज्य नियंत्रित जो अर्थव्यवस्था है वो होती है। बाजार व्यवस्था को तवज्जो नहीं मिलती है, सब कुछ राज्य के हाथों में होता है। सार्वजनिक स्वामित्व की बात होती है, खेती भी जो है सामूहिक होती है, उद्योग भी जो है सरकार के नियंत्रण में होता है, निजी क्षेत्र को तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो बिल्कुल ठीक है। दूसरे महायुद्ध के पश्चात पश्चिमी यूरोप पर सोवियत संघ का प्रभाव स्पष्ट हुआ नहीं, ये गलत है कथन। पश्चिमी यूरोप की जगह हमें ध्यान रखना है पूर्वी यूरोप पर। पूर्वी यूरोप का मतलब था रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ये वाली जो स्थितियां थी, यहाँ पर सोवियत संघ का प्रभाव ज्यादा मात्रा में दिखाई दिया था, जिन सभी को उसने फिर कालांतर में वार्सा पैक्ट के माध्यम से भी अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल किया था। पश्चिमी जो यूरोप है वो अमेरिका के प्राधान्य में, पूंजीवाद के प्रभाव में रहा। नाटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और साथ ही जो है यूरोपीय संघ का जब क्रिएशन हुआ, तो ये सारी की सारी स्थितियां पश्चिमी यूरोप की तरफ थी, वो अमेरिका के प्राधान्य में था, पूंजीवाद के प्राधान्य में। तो कारण इसमें गलत हो जाता है, तो कथन सही परंतु कारण गलत है, ये सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, ये 5 नंबर आ गया इसका। ठीक है, इसको हम, चलिए मैं 5 नंबर चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नंबरिंग इसकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की जो जीवन प्रणाली है उसमें निम्न में से कौन सी व्यवस्था नहीं दिखाई देती थी? सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना। ठीक है। दूसरा, अर्थव्यवस्था पर राज्य का स्वामित्व, ये तो दिखाई देता था। लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की असीमित आजादी, एक दलीय शासन प्रणाली, ये भी दिखाई देता था। सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना, ये भी दिखाई देता था, क्योंकि राज्य के द्वारा था। लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की असीमित आजादी, ये नहीं दिखाई देता था, क्योंकि ये व्यवस्था उदार पूंजीवादी जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनकी होती है ना। इसका जो संबंध है उदार पूंजीवादी व्यवस्थाओं से है। और असल में 1980 के दशक में जब सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेरेस्नाइका की शुरुआत हुई, जिसके माध्यम से खुलापन और पुनर्निर्माण की नीतियां प्रस्तुत हुई, तब वहां लोकतंत्र, अभिव्यक्ति को आजादी दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की व्यवस्था धीरे धीरे जो है वो टूटने की स्तर पर आ गई, और 91 में वो टूट गया।
तो ये जो व्यवस्था है शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ में नहीं दिखाई देती थी, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य थे सोवियत संघ में। और इसमें अगर इन गणराज्यों की हम बात करें तो इसमें मध्य एशिया के जो गणराज्य थे जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है। और फिर उसके अलावा सोवियत संघ चूंकि यूरेशिया में आता है पूरा का पूरा, यूरोप और एशिया, एशिया में मध्य एशिया तक वो जाता है। और यूरोप में जो है पूर्वी यूरोप और सेंट्रल यूरोप जो है वो उसका एरिया है, जॉर्जिया, मालदीविया, बेलारूस, यूक्रेन, और बाल्टिक जो गणराज्य है लेटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया है, और आर्मेनिया है, अजरबैजान है। ठीक है, ये जो इलाके थे वो सोवियत संघ के क्षेत्र थे, 15 गणराज्य थे। 91 में उसका विघटन हुआ और सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है वो रशिया को माना गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए 15 गणराज्य थे और 91 में ये गणराज्य जो है अलग अलग हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये एक आपकी जो एनसीईआरटी वाली किताब है उसमें ये दिया हुआ था बड़ा महत्वपूर्ण, जिसमें से हमने स्क्रीनशॉट लिया है, सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र। इसको विभिन्न क्वेश्चंस में ना लेकर मैंने स्क्रीनशॉट ही ले लिया, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन की जो शुरुआत है वैसे तो जब 79 में उसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और फिर अमेरिका ने उसका प्रत्युत्तर दिया, क्योंकि अमेरिका में रोनाल्ड रीगन आ चुके थे और नव शीत युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका ने स्टार वार्स कार्यक्रम, नक्षत्र युद्ध की योजना प्रस्तुत की और उसके बाद जो है धीरे धीरे सोवियत संघ में इस प्रकार की नीतियां आने लगी। सोवियत संघ में जो है अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर होने लगी, विदेशी मुद्रा का वहां अभाव हो गया, आयात निर्यात का संकट देखा गया। और फिर जब वहां मिखाइल गोर्बाचोव आए सत्ता में और मिखाइल गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्ट पेरेस्नाइका की नीति प्रस्तुत की। पेरेस्नाइका का मतलब था पुनर्निर्माण की स्थिति, ग्लासनोस्ट का मतलब था खुलापन की स्थिति। तो उसके बाद जो है सोवियत संघ में धीरे धीरे गणराज्यों में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है या व्यापार की जो बातें थी, आजादी का जो संदर्भ था, आत्मनिर्णय के जो अधिकार की बात थी, ये वहां धीरे धीरे दिखाई देने लगी थी। ठीक है, 85 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने जाते हैं, साथ ही बोरिस येल्सिन। ये दो नाम आपको जो है सोवियत संघ के विघटन के समय ध्यान रखने हैं। बोरिस येल्सिन ने कालांतर में 91 में जब सोवियत संघ का विघटन होगा, तब 92 में रूसी गणराज्य जब रूस बनेगा उसके प्रथम वो निर्वाचित राष्ट्रपति बनेंगे और इस पूरे घटनाक्रम में उनकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। मिखाइल गोर्बाचोव जो है उनकी नीतियों के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का एक विघटन हुआ ये माना जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचोव आए, फिर बोरिस येल्सिन भी जो है रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बनाए गए। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू हुई, जैसा मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ग्लासनोस्ट और पेरेस्नाइका, है ना। देखिए थोड़ा सा भी क्या है, मैं धीरे और तेज दोनों का मिश्रण करके पढ़ाता हूं इन दिनों, तो थोड़ा सा निवेदन है कि उसके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट आप इसलिए कीजिए क्योंकि अभी एग्जाम बहुत जल्दी है आप लोगों का, बहुत धीरे धीरे पढ़ाने से मतलब नहीं है। आपने देखा भी होगा कि मैं फटाफट से सीमित समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें लाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, और वैसे भी जो विद्यार्थी हैं वो 1.25 या 1.5 करके कई बार वीडियोस देखते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए थोड़ा सा मैं कभी कभी बीच में तेजी के साथ चीजें बोल रहा हूँ, कभी कभी धीरे बोल रहा हूँ। तो मेरा आग्रह है कि इसके हिसाब से थोड़ा सा इस समय एडजस्ट कीजिए, क्योंकि समय बड़ा कीमती है, सीमित समय हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ सके, ये मेरा एक कोशिश है इस समय। तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्नाइका, ठीक है, तो ये दो चीजें हमने यहाँ प्रस्तुत की मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा। ये खुलापन था, इसका मतलब था खुलापन, और इसका मतलब था पुनर्निर्माण। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, 88 में लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ, एस्टोनिया और लाटविया में फैला। ये बाल्टिक प्रदेश है ना, ये बाल्टिक गणराज्य इनको बोलते हैं, बाल्टिक प्रदेश। ठीक है, फिर सोवियत संघ ने घोषणा करी 1989 में कि वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, और नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई 89 में। 1990 में गोर्बाचोव ने सोवियत संसद ड्यूमा, सोवियत संघ की जो संसद उसको ड्यूमा कहा गया, उसके चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीतिक शुरुआत की। अब तक एक दलीय व्यवस्था थी, साम्यवादी पार्टी, और सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 ईयर पुराना एकाधिकार समाप्त हुआ। उसके बाद रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 1990 में। लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना उस समय, और फिर 91 में येल्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा और वो रूस के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा घटना चक्र इसको देख लेंगे हम लोग। फिर अगस्त 91 में कम्युनिस्ट पार्टी के जो गर्मपंथी थे उन्होंने गोर्बाचोव के खिलाफ असफल तख्तापलट किया। सितंबर 91 में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए, और बाद में ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन 2004 से, यानी नाटो के भी जो है ये मेंबर बन गए। मजेदार बात है कि जो नाटो सोवियत संघ के विस्तारवाद को रोकने के लिए आया था, कालांतर में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद और फिर पूर्वी यूरोप के राष्ट्र और सोवियत संघ के जो गणराज्य थे वो धीरे धीरे नाटो में शामिल होते चले गए। अभी भी हम जानते हैं कि जो रशिया और यूक्रेन का संघर्ष है उसकी एक मूल वजह यही है ना
कि नाटो में शामिल होने की यूक्रेन ने इच्छा व्यक्त की और रशिया ने कहा कि भाई नाटो में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो भूतपूर्व गणराज्य हैं उसके, और रशिया यदि अपनी उसी महाशक्ति के दौर को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि इन क्षेत्रों को वो अपने प्रभाव में रखने का प्रयास करे। ठीक है, दिसंबर 1991 में रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, देखिए यूक्रेन नाम आ गया, ये 3 राष्ट्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में। परमाणु कमान का संयुक्त प्राधिकार भी इन्हीं के हाथ में होता था, माना जाता है। उन्होंने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंधित संधि को समाप्त करने का फैसला किया, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। ठीक है, फिर बाद में ये राष्ट्र दिए हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, मालदीविया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल हुए। जॉर्जिया 93 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रशिया को मिल गई। ठीक है, 25 दिसंबर 1991 गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया, सोवियत संघ का अंत हो गया। तो ये डेट भी आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण ये घटना चक्र है। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, 1979 में सोवियत संघ ने किस देश में हस्तक्षेप किया था? ये अफगानिस्तान में किया, और यहां से जो है नव शीत युद्ध या दूसरे शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। ठीक है, नव शीत युद्ध या दूसरा शीत युद्ध शुरू हुआ। मॉस्को में होने वाले ओलंपिक जो खेल थे उनका बहिष्कार किया गया। ठीक है, इससे पहले 1963 से और 1979 तक तनाव शैथिल्य या देतांत की स्थिति थी। वैसे मैंने पूरा शीत युद्ध पे मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक, इन दोनों में से देख लीजिएगा, 30 या 31 मार्च को या 1 या 2 अप्रैल को एक वीडियो बना रखा है, बहुत शानदार, उसको जरूर देख लीजिए। शीत युद्ध की पूरी उसमें जानकारी दे रखी है। ठीक है, अपने पॉलिटिजोन चैनल पे बना रखा है। ठीक है, तो ये सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कथन कारण है 1980 के दशक में सोवियत संघ में राजनीतिक और आर्थिक सुधार शुरू हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, ग्लासनोस्ट पेरेस्नाइका की बात हो रही है, क्रुश्चेव के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, ये नहीं। क्रुश्चेव तो जो है वो स्टालिन की जब डेथ हुई 1953-54 के आसपास जो है क्रुश्चेव आ गए थे, तो क्रुश्चेव का दौर नहीं है ये वाला दौर, जो है आर्थिक सुधारों का, ये अभी अपने नाम पड़ा गोर्बाचोव के समय ये शुरू हुआ है। ठीक है ना, तो मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ है। तो कथन सही, परंतु कारण जो है इसमें ये गलत हो जाएगा। एक मेरा आग्रह और है कि जब भी पेपर में कथन कारण के क्वेश्चन आए तो चारों ऑप्शन को चेक कीजिएगा। कई बार क्या होता है, परीक्षक जो है एग्जाम पेपर बनाने वाले इन ऑप्शन के क्रम बदल देते हैं। सामान्य तो हम जानते हैं कारण कथन की सही व्याख्या, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं, कथन सही कारण गलत, कथन गलत कारण सही, ये ट्रेडिशनल ऑप्शन रहे हैं। लेकिन आज का थोड़ा चेंज कर देते हैं वो, है ना। तो जैसे मैंने भी ये चेंज कर रखे हैं यहाँ इसीलिए कर रखे हैं, तो पेपर पूरा आराम से देखिए, टाइम काफी मिलता है, हम अच्छे से करेंगे तो सिलेक्शन की संभावना प्रबल हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रशिया के पहले चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो बोरिस येल्सिन है। ये बोरिस येल्सिन के बारे में भी एक महत्वपूर्ण पेज है, वो हमने लिया है। इसमें रशिया के पहले चुने गए राष्ट्रपति, ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो गया हमारे लिए। कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुंचे, गोर्बाचोव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए, बाद में गोर्बाचोव के आलोचकों में शामिल, कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा। 91 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व, उसके विघटन में इन्होंने केंद्रीय भूमिका निभाई है। ठीक है, साम्यवाद से पूंजीवाद के और संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जो है इनको जिम्मेदार ठहराया गया। तो मान लीजिए पेपर बनाने वाले इसमें से भी कोई क्वेश्चन ले, तो हम कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं रखना चाह रहे जहां से क्वेश्चन बने और फिर हम ना कर सके, ऐसा नहीं रखना चाह रहे। हमारा प्रयास ये है कि इतना हम पढ़ लें, इतना ये याद कर लें कि पेपर में जब क्वेश्चन आए तो ये जो चीजें हैं मैक्सिमम हम कवर कर सके, वो क्वेश्चन हमारे देखे हुए हों, जो हमने यहाँ प्रैक्टिस की है, ताकि हम अच्छे सॉल्व कर सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, ये ओके, ये इस तरह से थोड़ा सा क्रम इसका चेंज कैसे हुआ? ठीक है, तो एक बार इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नंबरिंग इसकी कर देते हैं। ठीक है, हमारे को 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इसमें, ये अच्छी बात है। कथा 1956 में ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विचार प्रस्तुत किया है। बिल्कुल ठीक है, ख्रुश्चेव की तुलना जो है जवाहरलाल नेहरू के साथ की जाती है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय भी ख्रुश्चेव ही थे। फिर 1956 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, तो ये गलत है। क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1962 में हो जाता है ना। 1962 जो है वो क्यूबा मिसाइल संकट का ईयर आ जाता है। एक बार तो कंफर्म कर लेंगे 1961 या 62, मेरे साथ 62 ही है, जहां क्यूबा की नाकेबंदी हुई और ख्रुश्चेव के द्वारा जो है रशिया के द्वारा जो है, या सोवियत संघ जिसे कहेंगे हम उस समय, सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा जो कि दक्षिण अमेरिकी प्रायद्वीप था, वहां के लिए काफी मात्रा में प्रक्षेपास्त्र वगैरह भेजे जा रहे थे। वहां फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में क्रांति हो चुकी थी, क्योंकि दक्षिण अमेरिका की सुरक्षा का भार संयुक्त राज्य अमेरिका के कंधों पर था, वो उसका अपना क्षेत्र था या उसके प्रभाव का क्षेत्र था। इसलिए उसने क्या करा कि उसकी नाकेबंदी चालू की। कैनेडी उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और उस समय अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो खेल सिद्धांत है, जिसमें चिकन थियरी की हम बात किया करते हैं, चूजा सिद्धांत, उसका भी संदर्भ दिया जाता है।
और खुर्शेव ने अपनी सेनाएं जो है वहाँ अपनी जो सहायता थी उसको पीछे लौटा लिया और इस प्रकार तीसरा विश्व युद्ध होने से बच गया। बाद में इस घटनाक्रम के बाद जो है देतांत की स्थिति जो है वो शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ जो है कथन सही परंतु कारण जो है गलत है। देखिए इसमें ए ऑप्शन हो गया है ना, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। फिर 93 में सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे, ये हम देख लेते हैं। 91 में 93 नहीं 91 है, उसमें सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारण तो संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि संस्थाएं काफी अधिक कमजोर हो गई थी, भ्रष्टाचार वहां दिखाई दे रहा था। सोवियत संघ का जो कठोर प्रशासन है, केंद्रीकृत जो प्रशासन है, धीरे धीरे असंतोष उसका फैल रहा था जनता में। फिर उदार पूंजीवादी व्यवस्था की जो प्रगति है उससे भी लोग परिचित हो रहे थे। प्रशासन में भ्रष्टाचार था, सत्ता का अत्यधिक विकेंद्रीकरण नहीं था, अत्यधिक केंद्रीकरण था, है ना। विकेंद्रीकरण तो लोकतंत्र का सूचक है, वो तो उदारवाद का सूचक है, तो वो तो पश्चिमी व्यवस्था में दिखाई दे रहा था। गोर्बाचोव के सुधारों का प्रभाव, ग्लासनोस्ट और पेरेस्नाय का हम बात कर चुके हैं। तो उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे, तो 1, 2 और 4 इसमें होना चाहिए। 1, 2 और 4 इसमें सही है, डी राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोवियत संघ के विघटन का कौन सा परिणाम था, विचारधारा और हथियारों की होड़ का अंत। सोवियत संघ का विघटन हुआ यानी कि शीत युद्ध का समापन हो गया। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि भाई शीत युद्ध जो है वो समाप्त हो गया, है ना, शीत युद्ध का समापन हो गया है। इसमें विचारधारा और हथियारों की होड़ का अंत हुआ, बिल्कुल ठीक है। विचारधारा के अंत को भी के जोड़ा जाता है। फिर इतिहास का अंत कहा गया फ्रांसिस्को फुकुयामा, इस पे एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आपको पता है। ठीक है, शक्ति संतुलन में बदलाव आया, द्विध्रुवता की जगह एक ध्रुवता और बाद में बहुध्रुवता का जो व्यवस्था है वो प्रस्तुत हुई। अमेरिका के नेतृत्व में उदार लोकतंत्र की श्रेष्ठता, इसी को इतिहास के अंत के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वीडियो देख लीजिए, अप्रैल में बना रखा है, बहुत शानदार। रॉबर्ट डेल का वीडियो है, फ्रांसिस फुकुयामा का है, सैमुअल पी हंटिंगटन का है, कृपा करके देख लीजिए। 10-10, 12-12, 15-15 मिनट में थॉट बता रखे हैं, एग्जाम में काम आएंगे, प्लीज देख लीजिए। यूरोपीय संघ और नाटो का विस्तार हुआ, बिल्कुल 92 में यूरोपीय संघ और फिर नाटो का विस्तार। नाटो 49 में स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन फिर नाटो का विस्तार जो है यूरोप के पूर्वी हिस्सों तक भी, जहां सोवियत संघ का प्रभाव था वहां तक भी हुआ। और आज तो नाटो जो है इतने सारे कंट्रीज, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप की कंट्रीज को शामिल करके है। नाटो पर भी वीडियो बना रखा है, यूरोपीय संघ पे भी बना रखा है ना, सब पे बना रखे, तो देख लीजिए, ठीक रहेगा, आपके पेपर में काम आ जाएगा। फटाफट से देख लीजिए इन वीडियोस को, थोड़ा सा स्पीड से देख लीजिए। तो डी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए अपनाई गई जो नीति थी उसका क्या नाम था, ये सोवियत संघ के संदर्भ में है। शॉक थेरेपी, कैंप डेविड भावना। कैंप डेविड तो जो है क्रुश्चेव और आइजनहावर के मध्य जो वार्ता हो रही थी, और फिर जो है कैनेडी का उसमें संदर्भ आया, बाद में पेरिस जो सम्मेलन था, और क्यूबा मिसाइल संकट से पहले की स्थितियां। ओस्लो समझौता जो है वो मध्य पूर्व के संदर्भ में आ जाता है। ओस्लो समझौता अरब और इजराइल राष्ट्रों के मध्य सहयोग को लेकर आता है। तो शॉक थेरेपी ये आई थी। अब शॉक थेरेपी पे भी एक पेज हमने लिया है, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए जरा, ये शॉक थेरेपी से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने एज इट इज वहां से इसका जो चैप्टर है उसमें दिया था उसको लिया है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। शॉक थेरेपी उस आर्थिक सुधार मॉडल को कहा गया जिसमें समाजवादी या केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से अचानक पूंजीवादी और मुक्त बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ। इस नीति का समर्थन और निर्देशन विश्व बैंक और IMF ने किया। इसमें कुछ आर्थिक नीतियां अपनाई जाती थी। एक्चुअली सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके बाद जो है वहाँ जो है पूंजीवादी नेतृत्व, वैश्वीकरण की जो नीतियां थी, उदारीकरण की जो नीतियां थी, है ना, बाजार प्रधानता की जो नीतियां थी, उनको प्रस्तुत किया गया। तो शॉक थेरेपी आघात देकर जो है इलाज करना ये माना गया, हालांकि उस नीति के दुष्परिणाम दिखाई दिए वहां पर बहुत ज्यादा। तो वित्तीय उदारीकरण हुआ, मुद्रास्फीति, मुद्रा नीति में लचीलापन, मुक्त व्यापार नीति। शॉक थेरेपी में आर्थिक सुधारों का लक्ष्य था राजकीय नियंत्रण से मुक्ति और पूंजीवादी वैश्विक बाजार में समावेशन। ये शॉक थेरेपी के परिणाम है, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, नारगोनो काराबाख संघर्ष जो है वो किन देशों से संबंधित है। तो ये अभी करंट के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण संघर्ष रहा है, पिछले 3-4 वर्षों में बड़ा आता रहा है इसके बारे में। अब कभी करंट पे IR की अलग से क्लास लेंगे, उसमें बात कर लेंगे। अभी तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ये अजरबैजान और आर्मेनिया के संदर्भ में है, और वही शीत युद्ध का संदर्भ रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद की जो स्थितियां हैं वो ये संदर्भ रहा है। ठीक है, 1991 के बाद किस पूर्वी यूरोपीय देश का विभाजन बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया आदि देशों में हुआ। तो ये ध्यान रखिए, यूगोस्लाविया का हुआ। यूगोस्लाविया ने एक्चुअली जिस समय सोवियत संघ में साम्यवाद फैल रहा था उस समय उससे अलग तटस्थता की नीति अपनाई, मार्शल टीटो के नेतृत्व हम सभी जानते हैं। लेकिन कालांतर में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद पूर्वी यूरोप के देशों का विघटन होने लगा, जैसे चेकोस्लोवाकिया का भी विघटन हुआ, यूगोस्लाविया का सबसे अधिक जो है भागों में विघटन हुआ उस समय। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, ये देख लेंगे हम।
बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की विशेषता, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था 2000 के बाद अस्तित्व में आई है और उसमें शक्ति के अनेक सारे केंद्र उत्पन्न हुए हैं, गैर राज्यकर्ता भी उसमें प्रस्तुत हुए हैं। केवल अमेरिका ही विश्व शक्ति नहीं रहा, चाइना भी बना, भारत की शक्ति में बढ़ोतरी हुई, जापान भी आया, जर्मनी भी आया, कई सारे संगठन बने हैं ना, ब्रिक्स भी आ गया उसमें, G20 भी आ गया, शंघाई सहयोग संगठन भी आ गया। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्ति केंद्रों की एक तो बहुलता उत्पन्न हुई है, बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रीय संगठनों का महत्व है, जैसे आसियान का बड़ा महत्व हो गया इस समय, बिम्स्टेक का महत्व हो गया, संघर्षों के समाधान में बातचीत को प्रमुखता मिली, बिल्कुल ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को जो है इसमें बल मिला है, उसमें सुधारों की बात होने लगी है, तो उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, WTO वगैरह को महत्व मिला, ये सारी चीजें, बहुपक्षवाद। कल ही हमने करंट जो अफेयर था, करंट अफेयर, उसके बारे में बात की थी साल भर का, जिसमें हमने बहुपक्षवाद के साथ साथ लघु पक्षवाद की बात की थी कि क्वाड जैसी स्थितियां, I2U2 की जो स्थितियां हैं, लघु पक्षवाद को भी महत्व मिल रहा है ना, वो देख लीजिएगा क्लास को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत और रशिया के मध्य हथियार, तेल, परमाणु और अंतरिक्ष में प्रबल सहयोग है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शानदार सहयोग है। कल भी मैंने बात की थी करंट अफेयर वाली क्लास में। भारत ने 1991 में रशिया के साथ सामरिक समझौता किया, नहीं ये 2001 में आता है, तो सामरिक समझौता जो है 1991 में नहीं है। अच्छा, 1971 में शांति मित्रता सहयोग की संधि है, 20 वर्षीय शांति मित्रता सहयोग की संधि, तो ये दोनों याद रख लीजिएगा। इसमें भी कथन सही परंतु कारण जो है वो गलत है, कथन सही परंतु कारण गलत, तो ए इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है, सत्ता के समकालीन केंद्र। 1978 में डेंग जियाओपिंग द्वारा मुक्त द्वार नीति प्रस्तुत की गई थी, चाइना का संदर्भ है। देखिए, चाइना में आर्थिक उदारीकरण 1976 में माओ से तुंग की मृत्यु के बाद, और 78 से, ये वैसे कुछ किताबों में 76 भी दिया गया, लेकिन देखिए मैंने कहा कि एनसीईआरटी से हमें लेना है, एनसीईआरटी में जो चीज दी है, यहाँ पर एनसीईआरटी की जब बात करें तो एनसीईआरटी किताबों से लेंगे। तो यहाँ 1978 का संदर्भ है, डेंग जियाओपिंग के द्वारा मुक्त द्वार नीति, आर्थिक उदारीकरण की नीति भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये उन्होंने शुरू किया, और कृषि का, उद्योगों का उन्होंने निजीकरण किया, प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दिया, मुद्रा बहुत व्यापक मात्रा में प्रस्तुत हुई, और इसी वजह से चाइना विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी प्रस्तुत हुआ। इस नीति के साथ चीन ने साम्यवाद का पूर्णतः त्याग कर दिया? नहीं, चीन राजनीतिक क्षेत्र में अभी भी साम्यवादी बना हुआ है ना, राजनीतिक क्षेत्र में अभी भी साम्यवादी है, ठीक है। तो इसमें कथन सही परंतु कारण गलत, तो बी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सत्य कथन का चयन करना है। दूसरे महायुद्ध के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना और 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, ठीक है। मार्शल योजना तो 47 में आ गई थी, मार्शल योजना, और इसको यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी बोलते हैं, ERP है ना, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, याद रखिएगा। नाटो ने सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा दी, बिल्कुल ठीक है। सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है एक सब के लिए सब एक के लिए, मतलब किसी एक राष्ट्र पर हमला होगा, नाटो के सदस्य राष्ट्र पर, तो सभी राष्ट्र जो है उस हमले का प्रतिकार करेंगे, तो ये साम्यवाद के विरोध में एक रक्षा कवच था। 1957 में यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। एक्चुअली यूरोपीय संघ को जब भी आप पढ़े 52 से 57 तक, यूरोपियन कोल एंड स्टील समुदाय, यूरोपियन आर्थिक जो समुदाय, और यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, 3 समुदायों का बहुत महत्व है। यूरोपीय संघ का वीडियो है मेरा, पुराना भी वीडियो है, उसमें देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं ऑब्जेक्टिव, तो वहां से आपको ये थोड़ा ज्ञात हो जाएगी चीजें। तो ठीक है, इसमें उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ में केवल पश्चिमी यूरोप के देश शामिल हैं? नहीं, पूर्वी यूरोप भी शामिल है, और मैंने बार बार कह रहा हूं कि वो वीडियो एक बार देख लीजिए। तो यूरोपीय संघ का पूरा, मैंने जो संधियां हुई है उसकी, एम्स्टर्डम की संधि है, मोस्ट्री संधि है, रोम की संधि है, ठीक है, नीस की संधि है, ब्रुसेल्स की संधि है ना, वो सारी उसमें, कोपेनहेगन मापदंड है, वो सारा उसमें बता रखा है, तो देख लीजिए, एक ही वीडियो में वो सारी चीज मिल जाएगी, कृपा करके देख लीजिए, पुराने वीडियोस में है, वो थोड़ा सर्चिंग पे देख लीजिएगा अपने पॉलिटिजोन चैनल पर। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की विदेश और रक्षा नीति में कई बार मतभेद दिखाई देते हैं, बिल्कुल, ब्रेक्जिट इसका एक बड़ा उदाहरण रहा, जिससे फ्रांस में, ब्रिटेन में मतभेद रहता है, जर्मनी फ्रांस में मतभेद रहता है, कुछ राष्ट्र बहुत पावरफुल नहीं है, जैसे फिक्स कंट्रीज हैं, पुर्तगाल है, इटली है, आयरलैंड है, ग्रीस है, ठीक है ना, स्पेन है, उन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में कई बार कमजोरी दिखाई दी, तो ये कई बार मतभेद है। तो कथन गलत है, कारण सही है, इसमें कथन गलत परंतु कारण सही, तो सी राइट आंसर, ठीक है भैया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये यूरोपीय एकता के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, ये ले लिए हैं हमने वहीं से। तो 51 में एक तो यूरोपीय कोल और स्टील समुदाय का गठन हुआ, और 57 में रोम की संधि, और 73 में, ये थोड़ा सा ईयर कुछ जगह 52 है, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि कई बार
कुछ जो है ईयर वगैरह में है दिक्कत, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप लोग कुछ कर सकते हैं। अब क्योंकि एनसीईआरटी गवर्नमेंट की बुक है तो उसे माना जाता है। कई बार इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ जगह हैं संक्षिप्त में। अब देखिए इसमें अपन कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं फिलहाल तो। कई बार ऐसा लगता है क्योंकि कुछ किताबों में 52 मिलता है हमको, तो एक बार यहाँ जो चीज़ थी मैंने ले ली है इसके आधार पे, अब देख लीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है 51 ही हो इसका, मुझे गलत ध्यान हो वो एक बार कंफर्म कर लेंगे, है ना। 73, 79, 81 ये ईयर दे रखे हैं यूरोपीय एकता के, महत्वपूर्ण पड़ाव, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एक ये यूरो वाला बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। फिर ये मॉस्ट्री संधि महत्वपूर्ण है 92 में, जिसके माध्यम से यूरोपीय यूनियन अस्तित्व में आया एक तरह से। एक लिस्बन की संधि महत्वपूर्ण है। फिर यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, ठीक है। और 2016 में ब्रेक्जिट हुआ, जब ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से बाहर चला गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस संगठन का संबंध 67 की बैंकॉक घोषणा से है? ये आसियान है ना। 8 अगस्त और 1967 है ये, तो आसियान है, इसका संबंध है। आसियान के संस्थापक सदस्य राष्ट्रों में इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर है। तो इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, 5 सदस्य राष्ट्र है। वर्तमान में आसियान में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 सदस्य हैं। बिल्कुल 10 राष्ट्र हैं, तो दोनों सही है, लेकिन 2 क्षैतिज संबंध तो है ही नहीं। ये अलग चीज कह रहा है, ये अलग चीज कह रहा है, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं लेकिन व्याख्या के रूप में नहीं है ना। तो कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, 2 अलग अलग स्टेटमेंट है। ये 5 राष्ट्रों की स्थापना का, ये वर्तमान की बात बताई गई है। कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, ब्रुनेई है और म्यांमार है। 5 राष्ट्र और जोड़ लीजिए तो 10 राष्ट्र हो जाते हैं। 2003 में आसियान के अंतर्गत स्थापित किए गए महत्वपूर्ण स्तंभों में निम्न में कौन शामिल नहीं है ना। तो देखते हैं, आसियान सुरक्षा समुदाय बिल्कुल है, आसियान आर्थिक समुदाय भी है, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय भी है, आसियान क्षेत्रीय मंच नहीं है। ये 1994 में स्थापित हुआ है, इसको ARF बोलते हैं, आसियान रीजनल फोरम बोलते हैं इसको, ठीक है। 94 में स्टैब्लिश हुआ है, तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का जो संबंध है, ये 1991-92 में, 2014 में, ये जो है आसियान के साथ है ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ है। और इसके माध्यम से जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ सहयोगों में वृद्धि हुई है। आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान के साथ संवाद सहयोगी और आसियान के साथ शिखर सम्मेलन भागीदार हम बने। फिर अब तो जो एक्ट ईस्ट नीति है उसमें हम केवल दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ नहीं बल्कि पूर्वी एशिया यानी जापान, कोरिया और जो ताइवान है, इन राष्ट्रों के साथ भी हमारे संबंधों में मजबूती आई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र भी अब इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो ये सी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। भारत ने 1991 से, क्योंकि कुछ किताबों में 92 आ जाता है इसलिए मैंने ये एनसीईआरटी वाला पेज लिया, लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट अपनाया है। इसमें पूर्वी एशिया के देश आसियान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया से उसके संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही हमारा जो उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास, उनका आधुनिकीकरण, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैं इसको में, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र, आसियान जो इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई है? 2010 से ये लागू की है, ठीक है। चीन और अमेरिका के मध्य किस वर्ष ऐसे संबंध स्थापित हुए जिससे चीन का वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक अलगाव समाप्त हुआ? क्योंकि चीन की जो स्थिति थी, साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई और उसके बाद जो है चीन और सोवियत संघ का गठजोड़ बना। बाद में 1963 से चीन और सोवियत संघ के मतभेद आए और चीन जो है अमेरिका की तरफ शिफ्ट हुआ। फिर अमेरिका में हेनरी किसिंजर के समय जो है वो एक नई प्रकार की कूटनीति अपनाई गई और वहाँ हेनरी किसिंजर के द्वारा वो अपनाई गई। और उस समय जो है शटल डिप्लोमेसी उसको बोला जाता रहा। निक्सन और हेनरी किसिंजर, 2 व्यक्तियों के नाम उस समय आते हैं। और 70 के दशक में ये चीज़ें जो है महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत हुई। 71 में साम्यवादी चीन को सुरक्षा परिषद में जगह मिली। 1949 वाला जो राष्ट्रवादी चीन था वो तो फार्मोसा द्वीप पर चला गया, ठीक है, वो समय। तो 72 से ये यहाँ प्रयास शुरू होते हैं। 71 में स्थायी संस्था मिली, 72 से ये संबंध जो है इस्टेब्लिश होते हैं, है ना। अमेरिका ने महत्व दिया इसको। नेक्स्ट बढ़ते, असत्य कथन का चयन करना है। 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, बिल्कुल ठीक है। 73 में चीन ने कृषि, उद्योग, रक्षा, विज्ञान में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे थे। इनमें 1978 में मुक्त द्वार नीति के बाद 82 में खेती और 98 में उद्योगों का निजीकरण हुआ, ठीक है। चीन में शॉक थेरेपी नहीं, चाइना में शॉक थेरेपी नहीं आई। शॉक थेरेपी जो है वो यूएसएसआर के विघटन के
बाद, ये इसमें मैं पेज ले चुका हूँ, है ना, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना, विक्टन के बाद। तो सी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? 2001 का वर्ष है, एक बार थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में 2001 दिया है, ऑनलाइन मिल जाएगा ये। यदि कोई वो हो, अंतर हो, तो मुझे आप इसमें जो हमारे चैट सेक्शन होता है यूट्यूब का, उस पर मैसेज कर सकते हैं ना। तो ये देख लीजिएगा, 95 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई है ना। फिर बढ़ते हैं, आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला वित्तीय संकट 97 में है ना। इसे एशियाई आर्थिक संकट भी कहा जाता है, ठीक है ना, एशियाई आर्थिक संकट। और इसके बाद ही फिर G20 का गठन हुआ था 99 में, है ना। एशियाई आर्थिक संकट, ये माना जाता था पहले कि ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इनको एशियाई टाइगर कहा जाता था। बाद में फिर यहाँ आर्थिक संकट आ गया, तो बहुत उसके बाद जो है ये महसूस किया गया, G20 का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसमें केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और वित्त मंत्री ये मिला करते थे। बाद में फिर 2007-8 से उसका स्तर और बढ़ाया गया, राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी उसमें शामिल हुए। G20 वाले वीडियो में बता रखा है, देख लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं, भारत चीन संबंधों के विषय में सही कथनों का चयन करना है। 62 के युद्ध के बाद 76 तक राजनयिक संबंध बहाल नहीं हो सके, बिल्कुल ठीक है। 1988 में राजीव गांधी की यात्रा से संबंधों में सुधार आया, बिल्कुल ठीक। और 81 से सीमा विवादों पर वार्ता प्रारंभ हुई। ये पूरा एग्जैक्ट जो देखिए आप ये देख पा रहे होंगे कि कोशिश मैंने करी है कि किसी भी चैप्टर का पूरा जो निचोड़ लें उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का समावेशन करूं मैं, है ना। ये कोशिश मैंने की, और इसके लिए निश्चित रूप से मैं और हमारी जो टेक्निकल टीम है वो तारीफ के हकदार है। वैसे तो आप लोग देखते हैं वीडियो पूरा, यही हमारी तारीफ है। फिर भी उस चैप्टर का एज इट इज, मतलब उसको क्वेश्चन बनाना किस तरह से, क्योंकि अगर केवल किताब पढ़ा रहे हैं तब तो हम चैप्टर ले लेते हैं उसमें से, वो आसान रहता है। लेकिन क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा टफ काम रहता है। तो वो क्वेश्चन इसी प्रकार से ले रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एनसीईआरटी के इन चैप्टर्स में से, तो वो हमारा बिल्कुल देखते हैं हमारा सही हो जाए, है ना, इस तरह से हम काम करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एशिया का वो देश जो G7 का सदस्य है वो जापान है, ठीक है। G8 हो गया था रशिया के बाद 2014 में, जब क्रीमिया के अधिग्रहण की बात आई, यूक्रेन संकट वाला, तो उसके बाद रशिया को निष्कासित कर दिया था। तो अभी G7 ही है। अभी जब अपनी बात कर रहे हैं उस समय ही G7 की कनाडा में मीटिंग हुई है, ठीक है ना, ये पिछले 2 दिन में। तो वो करंट अफेयर के लिहाज से उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। वैसे कल मैंने करंट अफेयर में G7 का 2024 वाला संदर्भ उसमें दे रखा है पैनल PDF में, ये इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये जापान का इसमें जो दिया हुआ था चैप्टर में, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक तो 64 में आर्थिक सहयोग विकास संगठन का संदर्भ है, फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और 2017 का संदर्भ है। फिर एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 के देशों में शामिल है, ये इसमें दिया हुआ है। और एक 1951 में सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ, जहां अमेरिका और जापान के मध्य संधि हुई थी, और जापान के संविधान का अनुच्छेद 9 बड़ा महत्वपूर्ण, जिसमें उसने युद्ध का परित्याग किया था। कल वाले क्लास के लिए जो पैनल PDF मैंने दिया उसमें जापान के विषय में हमने दिया है कि उसने अब इस नीति का परित्याग कर दिया है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संदर्भ में, है ना। तो ये थोड़ा सा देख लेंगे। एक तो जापान का इसमें संदर्भ दिया था, एक दक्षिण कोरिया का संदर्भ दिया था, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, पेपर जब बनते हैं तो उसमें जैसे दक्षिण कोरिया के बारे में लिखा है, इसमें 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया, क्योंकि हम जानते हैं कोरिया संघर्ष 1950 से 1953 शीत युद्ध का प्रारंभिक संघर्ष था, है ना, शीत युद्ध के चैप्टर में करा रखा है। और 38वीं समानांतर रेखा के साथ ही कोरिया को विभाजित किया था। उत्तरी कोरिया में साम्यवादी प्रभाव है और वहां एक सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है। दक्षिण कोरिया जो है वो उदार पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो दोनों कोरिया 17 सितंबर 91 को UN के मेंबर बने हैं, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अध्याय 3 ले रहे हैं, समकालीन दक्षिण एशिया की बात है। दक्षिण एशिया विद्रोह, जातीय संघर्ष और संसाधनों के वितरण के विवादों के कारण एक संवेदनशील क्षेत्र है। बिल्कुल, दक्षिण एशिया का मतलब है भारत और भारत के पड़ोसी राष्ट्र, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है। मूल रूप से 7 कंट्रीज हैं। सार्क के संदर्भ में देखता तो अफगानिस्तान भी आया था, 8 कंट्रीज हो जाती हैं। सार्क के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 अलग अलग बातें, इसलिए कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, है ना। तो इसमें C राइट आंसर हो जाएगा। सार्क जो 85 में स्टैब्लिश हुआ, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, 1985 में इसका गठन किया गया है। सार्क पे मैंने क्लास ले रखी है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के, आपने देखा होगा। दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना जाता है, नेपाल मानते हैं, मालदीव मानते हैं, श्रीलंका, म्यांमार नहीं मानते हैं ना इसको दक्षिण पूर्व एशिया। हालांकि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से सीमा लगती है, लेकिन बावजूद उसके ये दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना जाता, दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग ये माना जाता है। इसलिए ये आसियान का मेंबर है, बिम्स्टेक का मेंबर है ना, आसियान में है मेंबर, ये बिम्स्टेक में है, सार्क में नहीं, ठीक है ना।
सार्क में नहीं है और आसियान और बिम्स्टेक में शामिल है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ए इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य, नेपाल में जन आंदोलन हुए 1990 में हुआ, फिर 2006 में हुआ, तो ये थोड़ा देख लेंगे। 2008 से जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य बना है। नेपाल पर भी एक वीडियो बना रखा है। इन दिनों वहां राजतंत्र की स्थापना को लेकर, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर खूब आंदोलन चल रहा है, सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर एक वीडियो बनाया था मैंने करंट अफेयर के लिहाज से 1-1.5 महीने पहले, 10-15 मिनट का वीडियो है, शायद देख लीजिए। नहीं देखा है तो, और देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद होगी चीजें उसमें से। ठीक है, भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, भूटान नेपाल के साथ हमारी संधियां हैं 1949-1950 की, इसको याद रखिएगा। भूटान में राजा के नेतृत्व में बहुदलीय लोकतंत्र का विकास हुआ, बिल्कुल ठीक है, राजा भी है वहां भी, और अभी वहां भूटान नरेश की भारत यात्रा भी हुई थी, तो और उसके बाद बावजूद वहां बहुदलीय लोकतंत्र भी विकसित हुआ है। तो इसी को संवैधानिक राजतंत्र के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रूप से विकसित नहीं हो सका। हम सभी जानते हैं पाकिस्तान में सैन्य तंत्र कट्टरता ज्यादा रही है, सैनिक शासकों के नाम वहां ज्यादा याद रहते हैं। ठीक है ना, वहां निर्वाचित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों के नाम जो है कम याद रहते हैं, तो लोकतंत्र स्थायी रूप से विकसित नहीं हो सका। पाकिस्तान की राजनीति ऐसा क्यों हुआ कि सेना और धार्मिक कट्टरवाद का गठबंधन रहा है, तो एक बड़ा कारण यही है। तो बिल्कुल सीधे सीधे इसमें क्षैतिज व्याख्या है। पाकिस्तान की जो राजनीति है उसमें इस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ कि वहां सेना का और धार्मिक कट्टरता का गठबंधन रहा है, जिसकी वजह से जो भी वहां निर्वाचित तंत्र अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है, तो एक तरफ तो धार्मिक कट्टरता उसको रोकती है, दूसरी तरफ सैनिक तंत्र रोकता है। फिर क्रांति नहीं बोले उसे, तख्ता पलट बोलते हैं, डीकूप बोलते हैं उसका, डीकूप है ना इंग्लिश में, तख्ता पलट कर देते हैं और सत्ता वहां अपना लेते हैं। जैसे परवेज मुशर्रफ ने किया और याह्या खान ने किया, ठीक है, जनरल जियाउल हक ने वहां किया, इस प्रकार की चीजें वहां दिखाई देती है। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अवामी लीग किस देश का प्रमुख राजनीतिक दल है? ये बांग्लादेश का है ना, ये शेख हसीना की पार्टी है, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी है, और अभी तो वहां बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता चली रही है बहुत ज्यादा। जियाउर रहमान और जनरल इरशाद का संबंध जो है वो किस देश की शासन व्यवस्था से रहा है? ये बांग्लादेश। वहां भी 75 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करने के बाद से और लगभग 20 वर्षों तक वहां कट्टरपंथ और सैन्य तंत्र हावी रहा, जिसमें जियाउर रहमान और जनरल इरशाद, पहले जियाउर रहमान वहां आए और फिर जनरल इरशाद, है ना, तो इनका संबंध जो है बांग्लादेश। इसमें क्या होगा, कोई तुक्का लगाएगा ना, पाकिस्तान लगा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। पाकिस्तान में सैन्य तंत्र है, बांग्लादेश में भी सैन्य तंत्र कट्टरता एक लंबे समय तक रही, अभी फिर से वो कट्टरता वहां दिखाई दे रही है। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है वहां इस समय। नेपाल में 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग को स्वीकार किया था, बिल्कुल, जन आंदोलन इसको बोला गया था, पहला जन आंदोलन, है ना, पहला जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। वर्तमान में नेपाल में राजतंत्र की वापसी को लेकर संघर्ष चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों लेकिन क्षैतिज संबंध तो है नहीं, है ना। तो अब अच्छा, इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा सा ये है, कथन कारण दोनों सही है, ठीक है, व्याख्या का संदर्भ भी नहीं है इसमें, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा इस प्रकार से लिए हैं हमने, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेपाल में नया संविधान 2015 में अपनाया गया, इसके भी बिंदु जो है वो मैंने बताए हैं नेपाल वाली क्लास में, ठीक है, उसको देख लीजिए। वहाँ जैसे हिंदू राष्ट्र था, उसके बाद वहाँ धर्मनिरपेक्ष संविधान अपना लिया, एक वहाँ मधेशी समुदाय का संदर्भ वहाँ प्रस्तुत हुआ, और संघात्मक प्रकार की व्यवस्था आई है। तो ये वहाँ 5-7 पॉइंट हैं, वो एक बार देख लीजिए नेपाल वाले वीडियो में ना। बार बार अब इस समय दोहराना संभव नहीं है, समय का बड़ा एक शॉर्टेज हम कह सकते हैं, इस समय की हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। भारत और श्रीलंका, ये सब एनसीईआरटी वाला जो 12th क्लास की किताब है उसमें से क्वेश्चन लिए गए हैं ना, तो ये बिल्कुल आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वहीं से क्वेश्चन लिए हैं, एज इट इज मैंने बनाने का प्रयास किया उन क्वेश्चन को। भारत श्रीलंका के संबंध में तमिल सिंहली विवाद महत्वपूर्ण है। सिंहली मूल लोग हो गए वहां के, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, सिंहली भाषा बोलते हैं। तमिल जो है भारतीय मूल से इनका संबंध है, दक्षिण भारत से। 83 में लिट्टे ने सिंहली लोगों को सहायता देने की मांग की। 83 में लिट्टे तक तो ठीक था, लेकिन सिंहली लोगों की जगह इसने तमिलों के लिए काम किया, है ना, तमिल स्वायत्ता सहायता, तो इसमें प्रिंट लिखने में हो गया, स्वायत्ता है ये। और जाफना क्षेत्र में इन्होंने, और श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में अलग जो है इन्होंने पहले तो स्वायत्ता की मांग की, बाद में इन्होंने पृथक राष्ट्र इलम की मांग की, है ना, तमिल पृथक राष्ट्र इलम, इलम की मांग, ये पृथक राष्ट्र तमिलों के लिए। तो कारण इसमें गलत हो गया, तो कथन सही परंतु कारण गलत है, तो बी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। 87 में भारत और श्रीलंका के मध्य महत्वपूर्ण समझौता हुआ, है ना, इसको 29 जुलाई और ये
1987 है, महत्वपूर्ण समझौता है, राजीव जयवर्धने समझौता इसको बोला जाता है ना, याद रखिएगा, राजीव जयवर्धने समझौता। और इसी के अंतर्गत भारतीय शांति सेना जो है वो श्रीलंका गई थी। 2009 में श्रीलंका ने लिट्टे को समाप्त कर दिया। बिल्कुल, तो दोनों सही है, लेकिन क्षैतिज संबंध नहीं है, तो ये कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, बी राइट आंसर। 2015 में भारत ने किस दक्षिण एशियाई देश के साथ परिक्षेत्र एनक्लेव का आदान प्रदान किया? इनको एनक्लेव्स बोलते हैं। तो 162 जो है गलियारे, 162 गलियारों का आदान प्रदान किया, और इसके लिए 100वां संविधान संशोधन भी भारत ने किया। ठीक है, बड़ा महत्व है इसका। अच्छा, इसमें 100वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये 1974 का LBA लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट है। ये सारी चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं। तो ये बांग्लादेश के साथ है। 162 गलियारे, 111 गलियारे हमारे थे जो कि बांग्लादेश के क्षेत्र में पड़ रहे थे, हमने वहां अपनी संप्रभुता छोड़ दी, वहां अपना अधिकार छोड़ दिया। और 51 गलियारे बांग्लादेश के भारतीय भू क्षेत्र पे थे, उसने अपनी संप्रभुता, अपनी जो अधिकार था उसको छोड़ दिया है ना। तो बी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन, हाँ, 1988 में भारत ने किस दक्षिण एशियाई देश के राजनीतिक संकट में सैन्य सहायता की है? ये मालदीव है और ऑपरेशन कैक्टस था इसका नाम। अब इस समय तो इसे पूरा समझाने का समय है नहीं, ठीक है, तो अभी तो एक बार कल याद रख लीजिए, है ना, ऑपरेशन कैक्टस। ये बहुत आया है वैसे भी, अभी मालदीव और भारत के संबंधों में कई बार ये चला है, ठीक है। तो मालदीव के जल संकट में भी हमने मदद की थी, तो ये इसमें महत्वपूर्ण है। ये दक्षिण एशिया का एक घटनाक्रम हमने लिया है महत्वपूर्ण रूप से, ये थोड़ा आप देख लेना, इसमें इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। पैनल PDF अपना मिल जाएगी आपको, और उसको जरूर पढ़ लीजिए पैनल PDF को फटाफट से। ये बहुत सारे घटनाक्रम दिए थे, तो तेजी के साथ पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। बहुत सारे घटनाक्रम इसमें दे रखे हैं, जैसे ये है मालदीव का 88 का जो अभी अपन ने बात करी, ठीक है, या दक्षेश के बारे में दे रखा है इसमें, सार्क के बारे में, है ना। फिर पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र क्यों स्टैब्लिश नहीं हुआ, वहां लोकतंत्र सेना की क्या भूमिका रही, इसको लेकर भी ये पेज था। तो ये अपन ने 2 स्लाइड्स ली है। खैर, अध्याय 4 आ गया, अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसके बारे में बढ़ते हैं आगे। कथन किसका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो है मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, डॉग हैमरशोल्ड का है, और UN के दूसरे महासचिव थे ये, ठीक है, UN के सेकंड महासचिव, है ना। पहले महासचिव नॉर्वे के ट्रिगवेली, फिर जो है डॉग हैमरशोल्ड, वायुयान दुर्घटना मृत्यु हो गई थी इनकी, फिर बर्मा की यूथांड बने, और इस प्रकार से 9 महासचिव हुए हैं अभी तक। तो उनके क्रम हमको याद होने चाहिए, है ना। तो डॉग हैमरशोल्ड इसमें आ जाएगा। अभी मैंने एक पेज लिया है NCERT किताब के इस चैप्टर में, जिसमें सभी महासचिवों का संदर्भ दे रखा है। कुर्ट बालदाम है, जेवियर पेरेस डी कुबिया है, बुतरस बुतरस घाली है, और कोफी अन्नान है, बान की मून है, और अभी वर्तमान हमारे एंटोनियो गुटेरेस हैं। UN के विषय में सत्य कथन का चयन करना है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों सहित कुल 15 सदस्य हैं, बिल्कुल ठीक है, 5 स्थायी 10 अस्थायी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का चुनाव महासभा सुरक्षा परिषद 9 वर्ष के लिए करती है, बिल्कुल ठीक है। महासभा में 193 सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि, जितने राष्ट्र UN के हैं वो सभी महासभा के सदस्य राष्ट्र भी होते हैं। आर्थिक सामाजिक परिषद में 54 सदस्य राष्ट्र होते हैं, 3-3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये UN की स्थापना का एक पेज था, 41, 42, 45 ये दिया है। तो एक तो अटलांटिक चार्टर थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, है ना, और फिर जो है अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वॉशिंगटन में मिले, यहाँ पर ये संदर्भ दिया है इसका। और फिर 45 में इसकी स्थापना है, और UN नाम भी फिर दिया गया, रूजवेल्ट ने इसको प्रस्तावित किया था। एक ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 51 राष्ट्र जो है मूल सदस्य राष्ट्र हैं, पोलैंड ने बाद में सिग्नेचर किए थे। 24 अक्टूबर को इसके स्थापना दिवस है, और भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ है 30 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र की निम्नलिखित संस्थाओं को उनके कार्यों से सुमेलित कीजिए, है ना। उनके कार्य हैं तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यह स्वास्थ्य संबंधी मामले। यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो शैक्षणिक सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों से संबंधित है। यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन सहायता कोष है बच्चों के
कल्याण और विकास संबंधी कार्यक्रम है, और यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, तो शरणार्थियों की सहायता और संरक्षण है ना। तो अगर इसको मैं 1 2 3 4 नंबर दे दूं, मान लीजिए हैं 1 2 3 और 4, और इसको अगर ABCD दे दें हम नंबर, तो क्या हो जाएगा क्रम इसका? ए जो है WHO, ये तो 3 हो गया, बी यूनेस्को 2, और सी 1, और डी 4 है ना। ये क्रम हो जाएगा भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। ये यूएन के महासचिव, जैसे मैंने कहा 3 महासचिव के स्क्रीनशॉट ऐसे लिए अपन ने, 3 पेजेस में लगाए हैं। ट्रिगवैली जो है सबसे पहले महासचिव थे, और दोबारा महासचिव बनने का सोवियत संघ ने विरोध किया, तो एक कार्यकाल के लिए महासचिव रहे। फिर डॉग हैमरशोल्ड हैं, ये कॉन्गो संकट को सुलझाने के लिए प्रयास किया इन्होंने, मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला, और कार्यकाल अधूरा रह गया था इनका उस समय, दूसरा कार्यकाल है ना। फिर यूथान जो है म्यांमार बर्मा के, एशिया से बने, और ये क्यूबा मिसाइल संकट, कांगो संकट की समाप्ति, और अमेरिका की आलोचना की गई इनके द्वारा। कुर्ट वाल्डहेम जो है बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख इन्होंने करी। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चाइना ने विरोध किया है ना, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, याद रहेंगे। जेवियर पेरेस डी कुविया पेरू के, और इन्होंने जो है फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य मध्यस्थता की, नामीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता की। बुतरस बुतरस घाली, इन्होंने तो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो पीस जो मिशन का जो संदर्भ आता है, पीस कीपिंग, पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग, उसके संदर्भ में एजेंडा फॉर पीस, उससे इनका नाम जोड़ा जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये नाम, ठीक है। तो बुतरस बुतरस घाली एक ही कार्यकाल के लिए रहे ये। फिर कोफी अन्नान, जो कि यूएन में सुधारों की कार्य योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार मिला इनको। फिर बान की मून कोरिया से, यूएन विमेन का जो संदर्भ आया, और ये सारे कार्य इन्होंने दूसरे एशिया, पहले बर्मा की यूथान थे, बाद में कोरिया के। और ये एंटोनियो गुंटरेस का पूरा नाम दे रखा है, काफी बड़ा नाम है, आपने तो एंटोनियो गुंटरेस याद कर लीजिए, पुर्तगाल से, अभी दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जा चुके हैं, 2017 से इनका कार्यकाल चल रहा है, ठीक है ना। तो 5-5 साल के कार्यकाल हो गए, तो ये एक बार याद कर लीजिएगा। ये यूएन की वेबसाइट से लिया है, एनसीईआरटी किताब में था, वहीं से अपन ने स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो है, ठीक है, क्वेश्चन की थोड़ा सा नंबरिंग शायद नहीं ठीक चल रही है, ठीक है, 70+ क्वेश्चन तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 7वें चैप्टर का समावेशन किया है इसमें। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, बिल्कुल, भारत 8 बार चुना जा चुका है अभी तक, है ना, अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्यों को, अस्थायी सदस्यों को इसमें लिखते हैं अपन, अस्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार नहीं दिया गया है ना, तो बिल्कुल ठीक है, अस्थायी सदस्यों को तो वीटो अधिकार नहीं दिया। कारण कथन दोनों सही है, लेकिन व्याख्या का कोई संदर्भ नहीं है इसमें, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वीटो का मतलब है 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र किसी प्रस्ताव पर एकमत होने चाहिए, अगर एक भी अपना विरोध व्यक्त करता है उस पर, तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड वीटो, निषेधाधिकार है ना। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या किस वर्ष 11 से बढ़ाकर 15 की गई? 5 + 6 थे, 5 स्थायी और 6 अस्थायी, और बाद में जो है ये हो गए 5 + 10, तो 65 में 63 के आसपास शायद चार्टर में संशोधन हुआ, लेकिन 65 ईयर आपको तो याद रखना है इसमें मेन, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 95 में हुई है, और गेट जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो था, गेट के 8वें चक्र की जो वार्ता थी, जिसको उरुग्वे वार्ता बोलते हैं, उरुग्वे वार्ता 86 से 93 के बाद, और मर्राकेश समझौता, डंकल प्रस्ताव, आर्थर डंकल थे उस समय महानिदेशक, तो ये सारा इससे रिलेटेड हो जाता है। बी आगे इसमें कौन सी संस्था 1957 में स्थापित हुई है? भाई देखिए, एनसीईआरटी से लिया है ना हमने, तो जो एनसीईआरटी में दिया था मैंने एज इट इज वही लिया, जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूँ वो उसके साथ कुछ व्याख्या जो मुझे याद है वो बता रहा हूँ, ताकि एक एक पॉइंट में बहुत सारी चीज हो सकती है, लेकिन मूल मुद्दा क्या है, एनसीईआरटी किताब है ना, ये ध्यान रखिए। कौन सी संस्था 57 में स्टेब्लिश हुई है और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को, उपरोक्त में से कोई नहीं, आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, है ना, अंतरराष्ट्रीय, ये ईरान के साथ होने वाले समझौते के संदर्भ में बहुत ज्यादा चर्चित रही 2015 में, अभी भी चर्चित रहती है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, है ना, तो ए इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चैप्टर 5 है, समकालीन विश्व में सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय संबंध में सुरक्षा का विषय जीवन के केंद्रीय मूल्य से जुड़ा है, बिल्कुल ठीक है, ये लाइन दी थी बहुत अच्छी।
सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा में सैनिक खतरे को किसी भी देश के लिए सर्वाधिक खतरनाक माना जाता है। देखिए, सुरक्षा की एक परंपरागत अवधारणा होती है जो सैनिक संदर्भों को मानती है। अपरंपरागत अवधारणा सैनिक खतरों के साथ साथ भूखमरी का खतरा, गरीबी का खतरा, महामारी का खतरा, है ना, इनको भी वो, अकाल वगैरह का खतरा जो है उनको भी वो मानती है। तो दो विषय दिए हैं, दोनों सही हैं, लेकिन ये तो एक ओवरऑल चीज है, ये उसका केवल एक अवधारणा है, तो कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है यहाँ पर, ये हमें ध्यान रखना। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन ये लग सकता है आपको। युद्ध की स्थिति में क्या विकल्प होते हैं? जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें क्या क्या विकल्प होते हैं? या तो आत्मसमर्पण कर दे राष्ट्र, या प्रतिरोध करे, ऐसा प्रतिरोध कि राष्ट्र हमला करने का साहस ना करे, और या फिर हमलावर को पराजित कर दे। तो तीनों विकल्प होते हैं, उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनाने का प्रयास करा है मैंने, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुरक्षा नीति युद्ध की आशंका को रोकने का प्रयास है ना। राष्ट्र अपनी जो सुरक्षा नीति बनाते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि जो युद्ध है उसकी आशंका को रोक दिया जाए। इसे क्या कहा जाता है? तो इसके लिए जो शब्द आया वो है अप्रोध, डिटरेंस, वार्ता, मध्यस्थता, क्षतिपूर्ति, है ना। क्षतिपूर्ति तो क्या होता है कि शक्ति संतुलन बनाए रखने का भी माध्यम है। जब युद्ध वगैरह समाधान उसका करते हैं तो उसके बाद ये चीज आती है। मध्यस्थता भी उसको रोकने का प्रयास करता है। वार्ता यहाँ केवल अपनी सुरक्षा, डिटरेंस होता है कि इतनी क्षमता हम जरूर अर्जित करके रखेंगे कि अपने पर होने वाले हमलों का प्रतिकार कर सकेंगे, है ना। तो डिटरेंस बोलते हैं इसको। अप्रोध निवारक भी बोलते हैं ना, निवारक क्षमता, निवारक भी बोलते हैं, न्यूनतम निवारक, जैसे न्यूक्लियर डिटरेंस की नीति होती है। ठीक है, तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निशस्त्रीकरण से संबंधित संधियों को वर्ष से सुमेलित कीजिए। इसमें सारी संधियां मैंने सुमेलित ही कर रखी है ना, तो आपको ताकि टॉपिक एक कंटेंट मिल जाए इसमें। जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन जो होता है, देखिए इस संदर्भ में एक WMD शब्द याद रखिएगा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक महाविनाश के हथियार। उसमें जैविक हथियार, रासायनिक हथियार और परमाणु हथियार तीनों शामिल होते हैं। तो जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन संधि जो है 72 की है, रासायनिक हथियार संधि 97 की है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 72, परमाणु अप्रसार संधि 1968 है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, सब सुमेलित हैं इसमें, सारे सुमेलित। नेक्स्ट बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा में क्या क्या शामिल होता है? परंपरागत अवधारणा है ना, जो सैन्य खतरों से रिलेटेड है, बताया मैंने। दो अवधारणा, परंपरागत, अपरंपरागत। तो निशस्त्रीकरण, हथियारों का समूल विनाश जिसको बोलते हैं, अस्त्र नियंत्रण है, मौजूदा हथियारों में कुछ कटौती वगैरह करने के बाद विश्वास बहाली के उपाय होते हैं, वार्ता होती है, राष्ट्र सेनाओं में कटौती करते हैं, समझौते करते हैं, उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानवाधिकार के वर्गों को सुमेलित करना है ना। मानवाधिकार की वैसे तो ये पॉलिटी, सोशल जो इश्यूज होते हैं उनसे भी रिलेटेड है, लेकिन चूंकि चैप्टर में दिया था हमने लिया, महत्वपूर्ण है। तो मानवाधिकार के 3 वर्ग, पहला वर्ग राजनीतिक और नागरिक अधिकार, पॉलिटिक और सिविल राइट्स का होता है। ठीक है, 16वीं-17वीं सदी से डेवलप हुआ ये। फिर 18वीं-19वीं सदी में सेकंड वर्ग सामाजिक आर्थिक अधिकारों का। सांस्कृतिक अधिकार वैसे तीसरी पीढ़ी में आ जाते हैं, लेकिन अब किताब में तीसरी पीढ़ी में विकास, पर्यावरण, उपनिवेशों के लोग और अल्पसंख्यकों के अधिकार शब्द दिया था, तो हम इसी हिसाब से इसको समझेंगे। वैसे नहीं तो क्या होता है कि अधिकारों की जो 3 पीढ़ियां हैं उसमें राजनीतिक नागरिक अधिकार पहली पीढ़ी, सामाजिक आर्थिक अधिकार दूसरी पीढ़ी, सांस्कृतिक अधिकार तीसरी पीढ़ी, आजकल चौथी पीढ़ी की बात होती है ना, समलैंगिक अधिकार हो गए, ट्रांसजेंडर अधिकार हो गए, इनकी बात भी की जाती है। लेकिन अभी हम चूंकि चैप्टर पे अपना बात कर रहे हैं, तो ये इसी प्रकार से आप याद रखिएगा। जो चैप्टर में दिया है इसको याद रख लीजिए आप, बिल्कुल। इसमें कोई भी किंतु परंतु मत रखिए मन में, जो चैप्टर में दिया उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं इसमें। भारत की सुरक्षा नीति में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? सैन्य क्षमता है, बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग, बिल्कुल, UN है, जैसे कोई परमाणु संस्थाएं होती है, संधियां वगैरह करते हैं। आंतरिक सुरक्षा, बिल्कुल, हम आंतरिक सुरक्षा को बड़ा महत्व देते हैं अपना, है ना। पूर्वोत्तर की सुरक्षा का संदर्भ हम देते हैं। आतंकवाद का निवारण हम करते हैं, आतंकवाद का खात्मा करने की बात करते हैं हम, बिल्कुल। नक्सलवाद से लड़ते हैं हम, तो आंतरिक सुरक्षा को महत्व देते हैं, और उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। छठा चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पर है। क्लब ऑफ रोम और लिमिट्स टू ग्रोथ जैसे विषयों का संबंध, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है ये। अंतरराष्ट्रीय संबंध के किस क्षेत्र से? आतंकवाद, शरणार्थी, पर्यावरण, महामारी। तो पर्यावरण विषय से रिलेटेड है ये, और ये 72 में ये चीजें हुई हैं। 1970 का दशक जो है वो विकास और पर्यावरण के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो क्लब ऑफ रोम और लिमिट्स टू ग्रोथ। फिर हम सब जानते हैं 72 में स्टॉकहोम कन्वेंशन, फिर उसके 20 साल बाद जो है रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन, फिर 2002 में, फिर 2012 में, फिर कुछ प्रोटोकॉल हुए। 87 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, 97 का क्योटो प्रोटोकॉल है, 2015 का COP21 सम्मेलन, पेरिस जलवायु समझौता है। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें हुई है। फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये स्टेब्लिश हुआ, UNFCCC स्थापित हुआ।
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम स्थापित हुआ, रियो घोषणा आई, एजेंडा 21 आया है ना, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की बात हुई। तो ये सारे ज्योग्राफी में भी, पर्यावरण में भी हम याद करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे मुद्दा है ये, इसलिए हम याद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास पर आधारित वह सम्मेलन जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है ना, रियो सम्मेलन इसको बोल देते हैं, वो किस वर्ष आयोजित हुआ, तो ये 92 में आ जाता है पृथ्वी सम्मेलन, इसको रियो सम्मेलन भी बोल देते हैं, रियो प्रथम है ना, रियो प्रथम सम्मेलन भी इसको बोलते हैं। 72 के स्टॉकहोम, ये 20 वर्ष बाद हुआ था है ना, स्टॉकहोम 72 वाला स्टॉकहोम है, तो ये 92 आ जाएगा। आवर कॉमन फ्यूचर नामक प्रसिद्ध रिपोर्ट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी इसको बोल देते हैं, ये 87 में प्रकाशित हुई है। ये सब पर्यावरण के चल रहे हैं क्वेश्चन। ये भारत के पावन वन प्रांतर, मतलब भारत में राजस्थान में जो पर्यावरण से रिलेटेड चीजें हैं उनको क्या क्या कहते हैं, जैसे हम कई बार सुनते होंगे आप लोग, यहाँ संदर्भ दिया था, जैसे राजस्थान में वानी, केकड़ी और ओरन जमीन का कई बार अखबारों में आता है। पर्यावरण संरक्षण जुड़े साहित्य में देवस्थान के महत्व को स्वीकार किया जाता है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए पेपर बनाने वाले ये चूंकि बॉक्स में दिया, इसमें से कोई चीज उठा कर दे दें, तो हम पढ़ ले, याद रहेगी आराम से, एक बार रीडिंग मार लीजिए इसकी, याद रह जाएगी, वहां आ जाए क्वेश्चन तो हम लीड लेंगे है ना, आगे बढ़ जाएंगे हम। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया, पर्यावरण संरक्षण पर आधारित क्योटो प्रोटोकॉल है ना, ये जो ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण संधि मानी गई थी, 97 की संधि है। अब तो कोप सम्मेलन हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं, कोप सम्मेलनों को, लेकिन ये उस समय बड़ी महत्वपूर्ण थी, लंबे अरसे तक 2015 के पेरिस जलवायु समझौते से पहले तक इसी का बड़ा महत्व माना जाता था, आज भी इसकी चर्चा की जाती है। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी देशों ने व्यापारिक संबंध, युद्ध और शक्ति के संदर्भ में, बिल्कुल खासकर जैसे पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व की जब हम बात करते हैं, अफ्रीका के देशों की हम बात करते हैं, वहां ये बात आती है। संसाधन, तेल है, प्राकृतिक गैस है, ऊर्जा संसाधन है, जल संसाधन है इत्यादि। और उपनिवेशिक साम्राज्य के मूल में भी यही चीज थी है ना, संसाधनों की भू राजनीति, किस, क्या, कब, कैसे प्राप्त हो, जैसे प्रश्नों से संबंधित, किसको प्राप्त होगा, क्या चीजें मिलेंगी है ना, कोयला है, तेल है, ये सारी चीजें। जैसे चर्चिल ने कहा था कि क्योंकि वो जो थ्योरीज थी, हार्टलैंड थ्योरी थी, रिमलैंड थ्योरीज थी, ये सारी क्या कह रही थी कि मध्य पूर्व के जो तेल पर जो अधिकार कर लेगा, यूरोप के हृदय स्थल पर अधिकार कर लेगा। चर्चिल ने कहा कि हमारे सिपाही की एक एक, जो खून की एक एक बूंद की कीमत जितनी कीमती है, उतना ही तेल की एक एक बूंद कीमती है ना। तो ये जरा महत्वपूर्ण विषय है बहुत ज्यादा, तो इसमें कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है भैया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल जो है, मूलवासी बोलते हैं, इंडिजीनियस जो पीपल होते हैं इनको मूलवासी है ना, वनवासी भी बोल देते हैं, आदिवासी भी बोल देते हैं, जनजाति भी बोल देते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इसका गठन जो है 75 में हुआ है, और इसको लेकर भी मैंने एक स्लाइड ली है यहाँ पर। ये मूलवासी, इंडिजीनियस पीपल, उनके अधिकार, मूलवासियों के संबंध में 92 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी एक शुरुआती इनकी एक परिभाषा प्रदान की है, और ये जो संगठन है वो 75 में गठित हुआ है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अत्यधिक महत्व है। अध्याय 7 आ गया, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का। वैश्वीकरण के अंतर्गत एक हिस्से से विचार, पूंजी, वस्तुएं और सेवाएं दूसरे हिस्सों तक आसानी से पहुंचती हैं। ग्लोब है, एक हिस्से दूसरे हिस्से तक पहुंचती हैं चीजें, महाद्वीपों तक, देशों तक, समुदायों तक, बिल्कुल ठीक है। वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व प्रवाह है, फ्लो, मुक्त प्रवाह, बल्कि मुक्त प्रवाह कहना चाहिए, तो बिल्कुल कारण कथन की सही व्याख्या है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीक, विचार और संस्कृतियों का मुक्त प्रवाह ही वैश्वीकरण है, ये कहा जाता है सामान्यतः। ठीक है भैया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैश्वीकरण ने राज्य के स्थान पर बाजार को जो है प्राथमिक निर्धारक बना दिया। बिल्कुल, वैश्वीकरण का मतलब ही था उदारीकरण, निजीकरण है ना। वैश्वीकरण के जो शाखाएं हैं, वैश्वीकरण या इसको हम भूमंडलीकरण भी बोल देते हैं, ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके दो स्तंभ हैं, इसके दो घटक हैं, कह लीजिए उदारीकरण और निजीकरण। उदारीकरण तो होता है नियमों में शिथिलता, लचीलापन लाना, मुक्तता लाना है ना, और निजीकरण है सार्वजनिक क्षेत्र में कटौती करना। तो बाजार क्षेत्र को ये महत्व दे देते हैं ना, ठीक है। और कल्याणकारी राज्य की जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य का विचार प्रबल हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। लेजिस्फेयर नीति, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, राज्य न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा, राज्य का सुरक्षा संबंधी मामलों तक ही अपना सरोकार रखेगा, बिल्कुल ठीक है। तो कारण कथन की इसमें बिल्कुल सही व्याख्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैश्वीकरण की आलोचना, आलोचनाएं भी होती है वैश्वीकरण की, जाहिर सी बात है। इसने राज्य की पारंपरिक सत्ता को कमजोर किया, तो यह आता है कई बार कि संप्रभुता को इसने कमजोर कर दिया है राज्य की, ठीक है। सांस्कृतिक मूल्यों की हानि हुई है ना, बहुत सारे ऐसे विषय जो कि आधुनिकीकरण के नाम पर लाद दिए गए हैं,
उससे सामाजिक मूल्यों को क्षति पहुंची है, सामाजिक अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, नैतिक प्रकार का पतन हुआ है, तो ये एक समस्या है। पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण को बढ़ावा मिला, बिल्कुल आधुनिकरण के नाम पर पश्चिमी संस्कृति अपना ली गई। आधुनिकरण अलग चीज है, पश्चिमीकरण बहुत अलग चीज है ना। तो कल पश्चिम में होने वाली चीज या आधुनिकता का सूचक नहीं है। बहुत सारी जो अन्य संस्कृतियां हैं वहां पर भी बहुत आधुनिकता की चीजें, आधुनिकता का मतलब होता है मूल्यों में आधुनिकता, विचारों में आधुनिकता, है ना, संकीर्णता के स्थान पर व्यापकता, ये दैट इज कॉल्ड आधुनिकता। तो उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया। फिर है मैकडोनाल्डीकरण, मैकडोनाल्डाइजेशन, है ना, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द चर्चित हुआ और वैश्वीकरण के किस रूप से संबंधित है। देखिए वैश्वीकरण तो ध्यान रखिएगा बहुआयामी परिघटना है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं कि वैश्वीकरण जो है एक बहुआयामी परिघटना है। इसके राजनीतिक पक्ष हैं, इसके आर्थिक पक्ष हैं और इसके सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष हैं। सांस्कृतिक पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसका, कई बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पक्ष है। ठीक है भैया। तो इसमें ये जो संदर्भ है वो सांस्कृतिक वैश्वीकरण से है। इसका मतलब एक प्रकार की आधुनिकता की जो जीवन शैली है वो हावी हो जाती है उन देशों में जहां जो अभी इसके लिए अभ्यस्त नहीं थे, तो इसकी आलोचना का संदर्भ इससे दिया जाता है। तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से करीब 70 प्लस जो क्वेश्चन थे, 70 या 70 प्लस क्वेश्चन जो है हमने 12th क्लास की एनसीईआरटी की जो समकालीन विश्व राजनीति वाली किताब है उसमें से कंप्लीट किए। आशा करता हूं ये सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से ना केवल समझ में आई होंगी बल्कि आगामी जो हमारा एग्जाम है उसमें इनसे बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिलेगी। अब जो हम बात करेंगे वो एनसीईआरटी 12th क्लास की दूसरी किताब है आजादी के बाद का भारत, उस पर हम लोग बात करेंगे। संभवतः कल या परसों में वो किताब भी हम कंप्लीट करेंगे। बात का ध्यान रखिए, सकारात्मक बने रहिए, खूब खुश रहिए। शुभकामनाएं आप सभी को। मिलता हूं कल नई क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।